जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए मजेदार वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग का टॉपिक चल रहा था सेल के बारे में, और सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अर्थात कोशिका के अंग, यानी कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और उनमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक का वर्ग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात केंद्रक के बारे में पूरी जानकारी हम लोग आज ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा इसके बारे में याद दिलवाना चाहूँ तो इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यदि आप नहीं देखे तो वीडियो देख जाएगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वीडियो नहीं देखोगे तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोगों का टॉपिक चलने वाला है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस का यदि मैं स्ट्रक्चर का बात करूँ सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा यदि मानूं तो ऐसा सेल होता है। सेल यानी कि कोशिका। अब कोशिका से आप तो परिचित हो गए हैं, यानी कोशिका के बारे में बात करूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि कोशिका क्या होता है। ठीक है, कोशिका के मध्य से थोड़ा सा अलग हट करके एक गोलाकार संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, छोटी सी गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। यह केंद्रक से अलग होता है। दोनों का यदि नाम पकड़िएगा तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। ठीक है, लेकिन दोनों का वर्क भी यदि ऐसे बोले तो अलग होता है। इसे आप केंद्रक नहीं कह सकते। केंद्रक क्या होता है, तो कोशिका के मध्य में पाए जाने वाले गोलाकार संरचना होता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। लेकिन यह न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर ही छोटा सा पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका। हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ने चल रहे हैं कि केंद्रक होता क्या। ठीक है, केंद्रक की यदि मैं खोज की बात करूँ तो खोज इसकी जो किए थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जो कि 1831 ईस्वी में किए थे। और आप यदि पीछे क्लास, यदि आप थोड़ा सा पढ़े हो क्लास 9, तो वहां पे ही आपको ये बातें बताई जाती है क्लास 9 का साइंस बुक में भी। केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किए थे। अर्थात नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ तो फिर से आ गया। ठीक है, इसका खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अब अगला बात करें इसका निर्माण का, तो आखिर केंद्र का निर्माण कहाँ से होता है, कैसे आता है, अर्थात एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कैसे जाता है। तो आपको जैसे पीछे याद होगा तो वहां पे मैंने बताया था कि जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल से दूसरे सेल में बट करके चली जाती है ना, यानी कि पूर्व रहित माइटोकॉन्ड्रिया यानी पिछले वाले माइटोकॉन्ड्रिया से नया वाला माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। इसी प्रकार से न्यूक्लियस यानी केंद्रक का भी निर्माण पूर्व स्थित न्यूक्लियस से होता है, यानी पीछे वाले जो केंद्रक होता है ना, उसी वाले केंद्रक से नया केंद्रक बन जाता है। अर्थात ऐसे बोले तो आपको पता होगा सेल। सेल क्या होता है कि हमेशा डिवीजन करने लगता है। डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बनना, दो सेल से चार सेल बनना, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, और बढ़ते जाना मतलब क्यों, क्योंकि जैसे जैसे सेल बढ़ते जाता है वैसे वैसे मनुष्य की ग्रोथ बढ़ती जाती है। ठीक है, और सेल का वृद्धि होगा तभी तो मनुष्य का वृद्धि होगा। समझ में आई बात है, यानी कि सेल बढ़ेगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस बस क्या होता है कि सेल बढ़ते समय न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है, और न्यूक्लियस विभाजित होता है तभी जाकर के सेल भी विभाजित होता है। जब आपको सेल डिवीजन के बारे में वहाँ बताया जाएगा तो वहाँ पे डीप में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन होता है क्या। समझ में आई बात है। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पढ़ा था। ठीक है, इसका अन्य नाम का बात मैं करूँ, इसे अन्य नाम के रूप में सेंट्रल यानी कंट्रोल सिस्टम ऑफ सेल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना, यानी नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। जिसे कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष या नियंत्रण केंद्र बोला जाता है। अब यहाँ पे इसका नाम यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखिए एक बड़ा सा कोशिका है जिस प्रकार से, तो कोशिका का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा नियंत्रण कक्ष है, यहाँ की मतलब कि बोलूं कि कोशिका का काम क्या है। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग है, जैसे आपको बताया गया था माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब बहुत कुछ पढ़ लिए। तो सभी का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक ही करता है। इसी कारण केंद्र को कहते हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का केंद्र। समझ में आई बात है। जिस प्रकार से पूरा बॉडी का संरचना, मतलब संरचना बोल रहे हैं सॉरी, पूरा बॉडी को यदि कोई नियंत्रण करता है तो हम लोगों में कौन करता है, तो ह्यूमन ब्रेन कह सकते हैं, ब्रेन करता है। उसी प्रकार से सेल को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए छोटा सा केंद्रक होता है, जो केंद्रक ही पूरा सेल को मतलब कि नियंत्रण करता है। समझ में आई बात है। तो इसी कारण इसे कहा जाता है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल। अब अगली बात आते हैं
यह पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो यह प्रोकैरियोट सेल तथा यूकैरियोट सेल दोनों में पाया जाता है। अब आपको ये तो बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यानी कि दोनों में मिलते हैं, प्रोकैरियोट सेल में और यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं। बट थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में अर्ध विकसित होते हैं। अर्ध विकसित का मतलब बताएंगे, पहले यूकैरियोट के बारे में जानते हैं। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है कि यूकैरियोट में जो केंद्रक मिलते हैं वे पूर्ण विकसित होते हैं। पूर्ण विकसित को हम लोग एक और नाम देते हैं सुविकसित। सुविकसित का मतलब ये होता है कि हम लोगों का शरीर क्या है, यूकैरियोट कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और हम लोग की कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, उसके ऊपर झिल्लियां पाई जाती है। झिल्लियां का मतलब होता है आवरण, केंद्रक आवरण कह सकते हैं, तो वह पाया जाता है, उससे कहा जाता है विकसित। लेकिन प्रोकैरियोट जैसे बताया गया था आपको बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिकाएं होती है और कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, उनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, जिस कारण से आपको दिखने को मिलेगा ही नहीं कि हाँ उसके अंदर केंद्रक भी मिल रहा है, जिस कारण से इसे कहते हैं अर्ध विकसित, की मतलब पूरा विकसित हुआ ही। समझ में आई बात, बस थोड़ा सा अंतर होता है, नहीं तो ऐसे पाया तो दोनों में जाता है। समझ में आई बात है। अब एक होता है ऐसे अपवाद के रूप में, तो ये क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन का आरबीसी, जैसे हम लोग का आरबीसी कोशिका होती है। आरबीसी का मतलब आपको बताया गया था, ब्लड में 3 प्रकार की कोशिका होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो आरबीसी में क्या होती है कि यह एबिसेंट होती है। एबिसेंट का मतलब पाया नहीं जाता। मतलब कि ऐसे आरबीसी में, आरबीसी कोशिका जैसे कि सभी कोशिका में तो केंद्रक पाया जाता है, बट आरबीसी के कोशिका में कोई भी केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। समझ में आई बात। अगला मैं बात करूं तो यह एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जैसे कि आपको पीछे बताए थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था, दोहरी झिल्ली युक्त था। लाइसोसोम की बात करो तो लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त था। यदि राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम भी ऐसे बोले तो वह दानेदार संरचना होता है, उसके ऊपर भी एकल ही झिल्ली होती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य मतलब बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़ा है जो कि मैक्सिमम क्या होते हैं, एकल झिल्ली युक्त होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त था। और केंद्रक भी क्या है होता है, तो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। वैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बताएंगे कि केंद्रक क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, ठीक है। ज्यादातर कोशिका क्या होता है, यूनी न्यूक्लियर यानी एकल केंद्रीय होती है। अब देखिएगा कि जितने भी मान लिया जाए कि हमारे बॉडी ऐसे ले लीजिए, जितने भी ह्यूमन का बॉडी है, तो बॉडी में बहुत अनेकों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि यदि मान लो तंत्रिका कोशिका होता है, पेशीय कोशिका होता है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो इनमें से बोला जा रहा है कि जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में लगभग सभी, मतलब कि मैक्सिमम जो कोशिकाएं होती है ना, उनमें कितना केंद्रक पाया जाता है, एक ही केंद्रक पाया जाता है, जिन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं यूनि न्यूक्लियर। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, पैरामीशियम एक ऐसा जीव होता है जिसके अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक यानी दो ठे केंद्रक देखने को मिलता है, और उनमें से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़े वाले को कहा जाता है माइक्रो, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियस कह सकते हैं, और छोटे वाले को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। थोड़ा सा मैं लिख देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा पैरामीशियम का चप्पल के आकार का संरचना हो, ठीक है ऐसा। इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो छोटा वाला कहते हैं माइक्रो और बड़ा वाला कहते हैं मैक्रो, ठीक है। मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस यानी छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस और बड़े वाले को माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। समझ में आई बात है, यानी कि इसमें दो केंद्र। और एक और एग्जाम्पल है क्या, कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल जिसे हम लोग कहते हैं कंकालीय पेशी। कंकालीय पेशी का मतलब ये दूसरे जीव में नहीं पाया जाता, जैसे कि कंकाल किसी के जीव में हो सकता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन में बात करें तो कंकाल मतलब हड्डी के ऊपर जो कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका का मतलब पेशी होता है। अब ऐसे हड्डी के ऊपर टच कीजिएगा ना, तो यहाँ पे पेशियां आपको दिखाई देगी, जिसे हम लोग कहते हैं कंकालीय पेशी, ठीक है। तो इनकी कोशिकाएं होती है, इनमें बहुत सारे केंद्रक मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बहुकेंद्रकीय, यानी कि इनमें बहुत सारे केंद्रक आपको देखने को मिलेगा। और इनकी कोशिकाओं को कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रक छिद्र कहा जाता है। समझ में आई बात है? जैसे सेल के ऊपर छोटे छोटे छिद्र मिलता था, तो उसे हम लोग कहते थे क्या, कि सेलुलर पोर कहा जाता है, यानी कोशिकीय छिद्र कहा जाता था। इसी प्रकार से केंद्रक के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक छिद्र कहा जाता है, ठीक है।
इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो प्लाज्मा सेल प्लाज्मा होता है, मतलब कि केंद्र के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे तो ऐसे कहा जाता है क्या, न्यूक्लियो प्लाज्मा बोला जाता है, आगे आपको बताएंगे, ठीक है। न्यूक्लियो प्लाज्मा और सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को लेन देन करता है, समझ में आई बात है। इसका फंक्शन ये होता है ताकि उस पोर की मदद से जो भी उसके अंदर पदार्थ होता है उसका आना जाना हो सके, समझ में आई बात है। केंद्र के अंदर क्या होते हैं, केंद्र के अंदर भी छोटे छोटे संरचना होते हैं, जैसे कि अनेक संरचना आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से मुख्य तीन होते हैं। जैसे पहला क्या होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, जब यह आएगा टॉपिक तो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन एक प्रकार का धागेनुमा संरचना होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। वही आगे चल करके डीएनए बनाएगा, डीएनए से क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से क्या होता है, वही गुणसूत्र कहते हैं, तो वही बनाता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन यानी गुणसूत्र के बारे में पढ़ लेंगे। और तीसरा भी तुरंत हमें बताया, न्यूक्लियो प्लाज्मा। न्यूक्लियो प्लाज्मा का मतलब होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य का मतलब होता है केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य। जैसे कोशिका के अंदर पाया जाता है तो कोशिका द्रव्य, और केंद्र के अंदर पाया जा रहा है तो केंद्रक द्रव्य। आपको एक बात बताना भूल गया कि यदि आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल में जैसे आप देखिएगा तो कुछ फिगर में इस तरह का आपको न्यूक्लियस का फिगर दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताएं कि न्यूक्लियस के साथ साथ हम लोग एक और कवर करेंगे, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। तो केंद्रिका क्या होता है, तो केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोलाकार संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका अगला टॉपिक हमारा आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, केंद्रिका के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्रिका क्या होता है, तो केंद्रिका क्या, अभी तुरंत बताएं कि केंद्र के अंदर छोटा सा संरचना होता है। जैसे कि यहाँ पे तो छोटा सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दिखाई देना का मतलब यहाँ पे बताने की वजह मैं दिखा दे रहा हूँ। वैसे आपको केंद्रिका दिखाई नहीं देगा बिकॉज इसके ऊपर कोई भी झिल्लियां पाई नहीं जाती है, और जिसके ऊपर झिल्लियां नहीं पाई जाएगी उसे आप कैसे देख पाइएगा, समझ में आई बात है। इसी कारण से इसे आप देख नहीं पाइएगा, यानी दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने बताने की वजह से लिख लिया है। यहाँ पे भी छोटी सी संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। अब केंद्रिका की खोज की मैं बात करूँ तो सबसे पहले खोज कौन की थे, तो फोर्टेना। एक वैज्ञानिक आते जिनका नाम था फोर्टेना। फोर्टेना नाम है वैज्ञानिक ने केंद्रिका का खोज किए थे। बस ये बताया थे कि ऐसा गोलाकार एक छोटा सा संरचना मिल रहा है, बस यही काम किए थे। लेकिन इनका नाम केंद्रिका एक और वैज्ञानिक दिए थे जिनका नाम था बोमैन। यानी बोमैन नामक वैज्ञानिक ने इन केंद्रिका को केंद्रिका नाम दिया। केंद्रिका इन्होंने नाम नहीं दिया, बस खोज दिया, लेकिन इन्होंने नाम दिया था, समझ में आई होगी बात है। इनका निर्माण की मैं बात करूं तो निर्माण क्या हो जाएगा, निर्माण आरएनए व प्रोटीन के मिलने से होता है। अब ध्यान से यहाँ पे एक टॉपिक आता है आरएनए। तो यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा सा हो सकता है नहीं आएगा, क्योंकि आप आरएनए के बारे में सुने होंगे, और एक होता है क्या, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए तो हम लोग पढ़ेंगे जब क्रोमैटिन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आरएनए क्या होता है, जब आपको आरएनए बताया जाएगा तो आरएनए के तीन प्रकार होते हैं, जैसे डीएनए, आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, मतलब ये सब इसका प्रकार होता है। उसी में से आरआरएनए तथा प्रोटीन के मिलने से क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका का निर्माण, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो आवरणहीन। आवरणहीन का मतलब इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, कि तुरंत मैंने बताया था कि आप इसको नहीं देख पाइए क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो आवरणहीन कोशिकांग होता है, समझ में आई होगी बात है। इसका यदि मैं फंक्शन का बात करूं, फंक्शन यानी कार्य, तो जिस प्रकार से केंद्रक का काम क्या होता है, तो पूरा कोशिका को नियंत्रण करना होता है, इसी प्रकार से इसका कार्य हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, इसका कार्य होता है आरएनए व प्रोटीन को जोड़ करके राइबोसोम का निर्माण करना। इसी कारण इसका अन्य नाम हम लोग एक और नाम देते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अर्थात इसका मैं काम की मैं बात करूं तो इसका काम क्या होता है, आरएनए तथा प्रोटीन को जोड़ करके राइबोसोम का निर्माण करना, ठीक है। और आपको याद होगा अच्छी तरीका से, तो आपको जब राइबोसोम बताया जा रहा था तो राइबोसोम के बारे में क्या बताया गया था, राइबोसोम का वर्क ये था कि राइबोसोम क्या करता था, प्रोटीन का निर्माण करता था। इसी कारण प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता था, राइबोसोम को कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम को कौन निर्माण करता है, तो राइबोसोम का निर्माण करता है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। इसी कारण केंद्रिका को कहा जाता है राइबोसोम की फैक्ट्री। और राइबोसोम बना किससे था, तो आपको बताया गया था उस दौरान कि राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। तो बनाता कौन है, तो बनाता है यही केंद्रिका बनाता है, ठीक है। एरिया पीछे का जो भी मतलब कि पीछे की आप वीडियो देखे होंगे तो वहां पे आपको पता चला होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बस दो थे टॉपिक के बारे में कवर करने वाले थे।
अब हम लोग आने वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म तथा सेंट्रोसोम बचा हुआ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आएगा सबसे बेस्ट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, जिसे हम लोग डीएनए भी कहते हैं, गुणसूत्र भी कहते हैं, तो ये सब आएगा। समझ में आई होगी बात है, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा हो, आशा कहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।